हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है VMS TMT लिमिटेड। इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है 13 से 19 सितंबर के बीच में। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसने जो अपना अपर बैंड सेट किया 99 रुपीज़ का सेट किया, 148 करोड़ रुपीज़ उठाना चाह रही है। और यहाँ पर जो वैल्यू लगा रही है वो 491 करोड़ रुपीज़ की लगा रही है। सो अच्छी खासी वैल्यू लगा के अच्छे खासे पैसे कंपनी उठाने का ट्राई कर रही है। 67% मालिकाना हक आफ्टर द आईपीओ प्रमोटर्स का कंपनी के अंदर में रह जाने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी करती क्या है, तो कंपनी सरिया बनाती है। राइट, TMT सरिया जो होता है वो कंपनी बनाती है। और कामधेनु जो एक कंपनी है काफ़ी बड़ी, उसका जो लोगो है, उसका जो नाम है, उसको यूज़ करके फिर कामधेनु के नाम से अपने सरिये बेचती है। नेक्स्ट, बिकॉज इन्होंने अपने पार्टनरशिप मतलब एक रॉयल्टी जो है कि नाम यूज़ करने के बदले जितनी भी रेवेन्यू होगा उसका 1% आधा परसेंट के आसपास में रॉयल्टी कामधेनु जो कंपनी है उसको दिया जाएगा नाम यूज़ करने का। तो ये सिस्टम यहाँ पर इस कंपनी के अंदर में चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा हम आरएचपी को समझ लेते हैं, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी पैसे उठाने का सबसे पहले करने क्या वाली है, तो यहाँ पर बोल रही है कि लोन चुकाने वाले हैं 145 के आसपास में से, जो पैसे 48 करोड़ रुपीज़ में से 115 करोड़ रुपए तो कंपनी लोन चुकाने में काम में लेने वाली, बाकी जनरल कोऑपरेट पर्पसेज में पैसा जाने वाला है, अलग अलग चीज़ों में, कागजों के अंदर में आईपीओ लेके आने में एंड सो मेनी अदर थिंग्स। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी को आज के दिन जो मालिकाना हक है वो वरुण मनोज कुमार जैन जी इस कंपनी को मेनली चला रहे हैं। बाकी दूसरे लोगों के पास पे ऋषभ मनोज कुमार जैन, वरुण मनोज कुमार जैन, संगीता जैन के पास में भी कंपनी का मालिकाना। केसेस की अगर हम बात करते हैं तो कोई खास केसेस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं एंड उनका जो अमाउंट है वो भी कुछ खास नहीं है। एंड यहाँ पर जो कंपनी की शुरुआत है यहाँ पर देखने को मिल रही है कि लगभग 2013 के अंदर में इस कंपनी की शुरुआत हो गई थी। एंड उसके बाद में इन्होंने अपना जो नाम वगैरह है उसको चेंज किया, मतलब कंपनी का जो कैटेगरी है वो चेंज किया और बाद में अभी आईपीओ से पैसे उठाने का ट्राई कर रहे हैं। ये कुछ माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव किए कि कब इनका जो रेवेन्यू है कितना पहुंच गया था। तो 100 करोड़ का रेवेन्यू 2019 में क्रॉस कर लिया, फिर 500 करोड़ का 2023 में क्रॉस कर लिया और अभी जो है अच्छा खासा कर रहे हैं, काम चल रहा है। दैट्स नाइस। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी को एसोसिएट होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर नहीं देखने को मिल रहे हैं। वरुण कुमार जी जो इस कंपनी को मेनली चला रहे हैं, उनके पास में जो एज है वो भी ठीक है। एंड यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वरुण कुमार जी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, वो भी यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, एज वी कैन सी ओवर हियर। नेक्स्ट, बट इतना ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर 10 लाख रुपए महीने की सैलरी यहाँ पर आज के दिन इस कंपनी से उठा रहे हैं वरुण कुमार जैन जी। और उसके अलावा जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो भी यहाँ पर उसी के आसपास में उठाते हुए दिख रहे हैं। कंपनी जो प्रॉपर्टीज यूज करती है वो मेनली ओन्ड है और काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, लगभग 5 प्रॉपर्टीज तो ओन्ड है और बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लीज के ऊपर में है। बेसिकली देखा जाए तो एक पूरा का पूरा एक ही एरिया है। राइट, जैसे एक खेत होता है बड़ा, उसके अलग अलग टुकड़े होते हैं। एक खसरा होता है, खसरे के फिर अलग अलग टुकड़े होते हैं। उसी टाइप से इन्होंने जो अलग अलग टुकड़े हैं उनको अलग अलग प्रॉपर्टी के नाम से नाम दे रखा है। तो अगर आप लोग इनका एड्रेस चेक करेंगे प्रॉपर्टीज का, तो सिमिलर एक ही एड्रेस है। बाकी लीज पर जो ले रखे हैं उनका जरूर एड्रेस यहाँ पर अलग अलग देखने को मिल रहा है, मतलब अलग एड्रेस देखने को मिल रहा है। टोटल 10 प्रॉपर्टीज हैं, 5 लीज और 5 एंड ओन्ड। नेक्स्ट, यहाँ पर जो कंपनी लोगो यूज़ करी तो खुद का तो है नहीं अभी तक कुछ नाम लोगो वगैरह। उन्होंने खुद का जो लोगो के लिए अभी रजिस्टर जो फाइलिंग है वो कर रखी है, बट अभी तक वो रजिस्टर नहीं हुआ है। यूजुअली कामधेनु के नाम पे ही अपना बिजनेस चला रहे हैं। और उसके बदले अभी रिसेंट के बेसिस पर देखा जाए तो इन्होंने रिसेंट में 1% के आसपास में रॉयल्टी पे कर रहे हैं कामधेनु को, जितना रेवेन्यू आता है उसका, प्रॉफिट का नहीं, रेवेन्यू का। नेक्स्ट, यहाँ पर जो कंपनी में आज एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं 230 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मेनली प्रोडक्शन के अंदर में ही काम करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि कंपनी का 11% मतलब रेवेन्यू का 11% जो है एक्सपेंसेस में जा रहा है, फ्यूल और बिजली का। पहले के ज़माने में 5% जा रहा था, उससे पहले 2% के आसपास में नहीं जा रहा था, और यहाँ पर आज के दिन 11% के आसपास में जा रहा है। और इसके पीछे मेन रीज़न मुझे नज़र आ रहा है कि इनका जो कोल का जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसकी वजह से इनका जो एक्सपेंसेस हैं, जो पावर का जो एक्सपेंस है वो बढ़ता जा रहा है। बिकॉज पहले कोल से बिजली बना के काम में ले ले रहे थे किसी तरीके से, आज भी इन्होंने वो दूसरे तरीके की जो भट्टियाँ हैं वो लगाई हैं जिनमें बिजली का खपत बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि हम ना 15 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, उससे क्या हमारा खर्चा कम होने वाला है। बाकी इनका क्या दिक्कत क्या यहाँ पे आ रही है कि इनका खर्चा तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बट ये जो रेवेन्यू के अंदर में दिख नहीं पा रहा, बिकॉज ये अपना जो प्राइस है वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। बिकॉज जो सरिया है या फिर जो लोहा है वो बाहर के इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से सस्ता
जो लोहा है वो इम्पोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो लोहे की इंडिया की जो कंपनीज हैं उनको इसकी वजह से ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है, राइट। अभी गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि बाहर का जो इम्पोर्ट है इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर में वो कम हो, एंड जिसकी वजह से यहाँ की जो कंपनी है उनको थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी माल जो बेच पा रही है उसके मुकाबले जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है उसकी जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। दो यहाँ पर दूसरे जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे हमने पावर का देखा, बट यहाँ पर जो कॉस्टिंग है, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो यहाँ पर घटती जा रही है। दैट मीन्स कि रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो रहा है, सस्ते में अवेलेबल हो रहा है, बिकॉज लोहे के जो दाम है वो इंडिया के अंदर में आपने अगर पिछले 4-5 सालों में देखे होंगे तो या तो स्थिर हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं। लगभग यही आपको 70 के आसपास के भाव देखने को मिल रहे हैं, लगभग 5-6 साल हो गए, उससे भी ज़्यादा हो गए आई गेस। उससे पहले एक बार शायद आज से 7-8 साल पहले की बात है जब 100 रुपये की भी क्रॉस कर चुका था लोहे का भाव, 100 रुपये kg। और अभी जो है 50, फिर 50 पे आया और अभी 70 के आसपास में कहीं पर सस्टेन कर रहा है और बढ़ नहीं रहा है बिकॉज ऑफ बाहर के लोगों की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी का अगर कस्टमर्स की अगर बात करते हैं तो 30% रेवेन्यू तो एक ही कंपनी से आ जा रहा है जिससे कंपनी का ऑर्डर आ रहा है, बाकी टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का ओवरऑल जो ऑर्डर है वो हो जा रहा है पूरा का पूरा, मतलब टॉप 10 कस्टमर से ही कंपनी का ओवरऑल 97% रेवेन्यू आ जा रहा है। बाकी अगर हम लोग चेक करते हैं तो कंपनी मेनली ओवरऑल जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वो गुजरात के ही हैं, वहीं की जो कंपनी है वो कामधेनु के जो सरिये हैं वो खरीद लेती है कंपनी से। अब कंपनी खुद का तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो टीएमटी सरिया है वही बिकता है, बाकी कंपनी बिलेट्स भी बनाती है, बट सरिया ही कंपनी का मेनली बिकता है, राइट। अब थोड़ा सा कंपनी के हम लोग बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं तो कंपनी में टोटल मिला के पैसा लगा हुआ है 450 करोड़ रुपया। 450 करोड़ रुपये में से इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है वो आज के दिन 81 करोड़ रुपीज़ है, बाकी सारा कंपनी में पैसा वो उधारी का है, राइट। वो बोरिंग देख चेक करते हैं, तो 125 करोड़ की तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 200 करोड़ रुपए के आसपास के, बाकी माल भी इन्होंने 30 करोड़ रुपए का उठा रखा है। तो मेनली जो है कर्जे का ही कंपनी चल रही है। तो बैलेंस शीट की जो मेन साइज अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर लगभग 100 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट की मेन साइज है, बाकी उधारी का पैसा, उधारी का माल और काम चल रहा है। भाई मेनली पैसा कहाँ लगा हुआ है उसको अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे 176 करोड़ रुपीज़ तो प्रॉपर्टी में, मतलब जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हैं जो फैक्ट्री सेटअप है, ज़मीन वगैरह उसमें पैसा लगा हुआ है मेनली। उसके अलावा जो दूसरे एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स, इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और बाकी ट्रेड रिसीवेबल्स 116 करोड़ रुपए का पड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट कि जो कंपनी का अगर नेगेटिव भी मान सकते हैं क्योंकि का जो ट्रेड रिसीवेबल्स है टाइम के साथ में बढ़ता ही जा रहा है, कंपनी का जो माल है वो बिक तो रहा है बट एक तो सस्ते में बिक रहा है, रेवेन्यू बढ़ नहीं पा रहा है, वो कंपनी का खर्चा बढ़ता जा रहा है, साथ में जो पैसा बिका है माल उसका भी यहाँ पर वैसे देखा जाए तो अभी थोड़ा बहुत फिर भी सुधार देखने को मिल रहा है यहाँ पर, राइट। यहाँ के ऊपर में थोड़ा सा डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना, बट लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर में थोड़ा सुधार देखने को मिला है, 11 करोड़ का ही रह गया है, पिछले साल 25 करोड़ का था, राइट। तो अब थोड़ा सा चलो सुधार की उम्मीद फ्यूचर में उम्मीद कर सकते हैं, बाकी कुछ भी खास बैलेंस शीट के अंदर में नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो रेवेन्यू इज 882 करोड़ का माल बिका, यहाँ पर 872 करोड़ का माल बिका और यहाँ पर 770 करोड़ का माल बिका। देख रहे हो कि रेवेन्यू के अंदर में काफ़ी अच्छा खासा डिक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस साल क्वार्टर के अंदर 222 करोड़, तो इस बार भी अगर हम लोग प्रोजेक्शन वाइज अगर चेक करके दें कि यहाँ पर एक क्वार्टर मतलब 3 महीने हैं, अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाई 4 कर दें तो 800 करोड़ के आसपास में कंपनी का रेवेन्यू पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, 800 850 करोड़ रुपए। दो स्टिल अगर यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्शन वाइज भी देखते हैं तो कुछ खास नेट प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए दिख नहीं रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ दिख नहीं रहा है। नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं तो कंपनी 8 करोड़ रुपए के आसपास में इन्होंने नेट प्रॉफिट निकाला है, और इन्वेंट्री हर साल ही कंपनी की बचती जा रही है, और जो इन्वेंट्री कंपनी की बच रही है वही कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो जा रहा है, वही भी वो भी 8 करोड़ ही हो रहा है जबकि इन्वेंट्री 50 करोड़ की बच जा रही है, राइट। तो ये थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कंपनी का इंक्रीजिंग रेवेन्यू इंक्रीज हो नहीं रहा है, फिर कंपनी प्रोडक्शन किए जा रही है और वो भी कंपनी का माल ही बच जा रहा है, वही कंपनी प्रॉफिट के अंदर में दिखा दे रही है। तो कैश की फॉर्म में या फिर बढ़त, जो बिजनेस को बढ़त मिलनी चाहिए वो बढ़त दिखने को नहीं मिल रही है यहाँ पर, और आने वाले टाइम के अंदर बढ़त पड़ती हुई दिख भी नहीं रही है। ये थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स अगेन नजर आ रहे हैं। कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसमें से कितना कैश निकाल ले पा रही है, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश है देख रहे हो 22 करोड़ रुपए नेगेटिव, पिछले साल भी 17 करोड़ रुपए नेगेटिव, उससे पिछले साल 37 करोड़ रुपए पॉजिटिव थी,
तो ये पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव सेंस के अंदर में पॉजिटिव थे। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि फाइनेंस कॉस्ट 18 करोड़ रुपए थी, जिसकी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 37 करोड़। और यहाँ पर ट्रेड्स पेबल, ओके, तो ट्रेड्स पेबल होने के बावजूद भी, ओके, एक सेकेंड और चेक कर लेते हैं। 19 करोड़ का ये हो गया, 18 करोड़ का ये बच गया। ओके, इसके बाद में कंपनी को कुछ और फ़ायदा हुआ है पिछले सालों में, यहाँ पर कुछ खास नहीं है। दैट मीन्स कि कैश फ्लो जो है 3 साल, मतलब दो पिछले साल जो है कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ था, उसके बाद में नेगेटिव ही नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो हालत अभी जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की हालत ही खराब है, वैसे देखा जाए तो इस कंपनी की बात नहीं है, इंडस्ट्री की ही हालत खराब है। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं कि कंपनी ने जो वैल्यू लगाई है अपनी प्रॉफिट के हिसाब से, वो ज़्यादा लगा दी है कम लगाई है। तो यहाँ पर 8 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट, इस सॉरी 8 करोड़ का तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर में है, राइट। एंड इसी हिसाब से हम लोग पिछले साल के नेट प्रॉफिट को कंसिडर करने वाले हैं। इस साल का जो 3 महीने का, उसके हिसाब से हम प्रोजेक्शन लेके चलेंगे तो 32 करोड़ जाता है, बट उतना नहीं लेने, 15 करोड़ का पिछले साल का लेने वाले हैं, जिसके हिसाब से हम लोग पी और पीबी रेशियो कैलकुलेट करके कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 15 करोड़, 15 को यहाँ पर 500 करोड़, 30, 45, सो लगभग 36-37 के आसपास का पी रेशियो निकलने को देखने को मिलता है, राइट। तो 36-37 का पी रेशियो जिसको हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कामधेनु के साथ में, तो इसका 12 का है, इसका 14 का है, इसका 18 का है, इसका 5 का है। तो देखा जाए तो कंपनी ने जो अपनी वैल्यू लगा ली है, अब कंपनी ने जो ये 3 महीने का जो डेटा है वो इसीलिए दिया है कि हमारे जो 3 महीने में हमने 8 करोड़ रुपए कमा लें, जो कि माल बच गया है उसको इन्होंने नेट प्रॉफिट में दिखा दिया है, उसको हम लोग, हमारे 32 करोड़ हम लोग सालाना कमा रहे हैं। ये थोड़ा सा प्रोजेक्शन दिखाने की कोशिश की ताकि हम लोग अंदाजा लगा लें। तो 32 करोड़ के हिसाब से ये जो पी रेशियो निकल रहा है वो इनकी वैल्यू के हिसाब से जो कंपैरिजन में ठीक निकल रहा है। बट द पॉइंट इज पिछले साल के हिसाब से हम लोग पी रेशियो कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज जिनके साथ हम कंपेयर करेंगे उनका भी पिछले साल का ही हम लोग कैलकुलेट करके चल रहे हैं, राइट। तो इन्होंने जो ऑलरेडी वैल्यू अपनी लगा ली है वो बहुत अच्छी खासी लगा ली है, बहुत ही अच्छी खासी लगा ली। तो यहाँ पर मेरे को इस पर्टिकुलर कंपनी से कुछ ज़्यादा उम्मीद दिख नहीं रही है, ना लिस्टिंग गेन में, ना ही शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो इससे बहुत बेटर कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर ये पूरा सेक्टर उठता है तो वो कंपनी की ज़्यादा उठने की उम्मीद है इसके मुकाबले। दैट्स ऑल माई व्यू इज अबाउट दिस कंपनी। फाइनली आप कोई भी अपना डिसीजन बनाए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, कोई उसके बाद में ही अपना फाइनेंशियल फाइनल डिसीजन बनाए पैसों को लगाने के बारे में। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।